कि जो मिला उसका गुमान नहीं, शायद रास्ता इतना भी आसान नहीं। जी जी। कि जो मिला उसका गुमान नहीं, शायद रास्ता इतना भी आसान नहीं। कि माना कि कश्ती छोटी है मेरी, कि माना कि कश्ती छोटी है मेरी, पर इतना भी बड़ा कोई तूफान नहीं, इतना भी बड़ा कोई तूफान नहीं। कि उछला गिरा संभला, उछला फिर गिरा। कि उछला गिरा संभला, उछला फिर गिरा। गलत मैं था, ढलान नहीं। कि गलत मैं था, ढलान नहीं। और बेफिक्र रहो, बड़ी मजबूत नींव है मेरी। कि बेफिक्र रहो, बड़ी मजबूत नींव है मेरी। गिरी दीवार है, मकान नहीं। कि गिरी दीवार है, मकान नहीं। और ये जो उठ रहे हैं सवाल यहाँ, ये जो उठ रहे हैं सवाल यहाँ, कलम तेज है मेरी, जबान नहीं। कि कलम तेज है मेरी, जबान नहीं। और इसकी कुछ आखिरी लाइंस थी वो इस सबसे थी कि मेरे हांफने को मेरा हारना मत समझना। कि मेरे हांफने को मेरा हारना मत समझना। हौसला मजबूत है मेरा, थकान नहीं। कि हौसला मजबूत है मेरा, थकान नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ दो मेहमान हैं और आज हम खुल के चर्चा करेंगे यूपीएससी की पूरी एग्जाम पर, प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। सामने है हमारे साथ शैलेशी मात्रा, जिनकी इस बार आईएफएस में 13 रैंक है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक लंबा संघर्ष चल रहा था, हम तीनों ने एक साथ आईएएस का इंटरव्यू दिया था 2019 में। तो आज हम जानेंगे शैलेशी की जर्नी किस प्रकार रही, वहां से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में हमारे हैं उपेंद्र जी, तो इन्होंने भी 2019 में हमारे साथ इंटरव्यू दिया है। तो हम खुल के चर्चा करेंगे और यहाँ से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले शैलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बधाइयाँ। जी नमस्कार। आपका भी और सभी हमारे व्यूअर्स का। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी एज ए बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे हमेशा इस पूरी जर्नी में एज ए गाइड भी किया है, मोटिवेट भी किया है। और एक सही राह पे भी रखा है हमेशा, कि कभी भी अगर कोई भी अगर दुविधा हुई है तो हमेशा उनके साथ में खुल के शेयर कर सकता था मैं। और साथ में आपके साथ में भी जो उपेंद्र ढाका जी भी बैठे हैं, वो भी एज ए फ्रेंड काफी मोटिवेट किया था उन्होंने। और हमेशा एज ए मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह सपोर्ट किया था उन्होंने। जब भी कभी रिजल्ट नहीं आया था तो हमने काफी दिन एक साथ बैठे, जो एनजाइटी के दिन थे वो उन्होंने शेयर किए थे। और बहुत क्लोजली देखा हुआ है। तो शायद वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल जो थे, उन दोनों में से दो लोग हैं, धर्मेंद्र जी और उपेंद्र जी साथ में बैठे हैं। तो मेरे लिए मोर ऑफ इट ये एक बहुत ही फेमिलियर टॉक या फिर एक फ्रेंडली टॉक ही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं यूट्यूब पे या फिर जूम के थ्रू आपको ये चीजें बोल रहा हूँ। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है शैलेश जी की आपका एक सिलेक्शन हुआ, और हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर भी है, क्योंकि हम काफी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, तीनों स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार आईज का इंटरव्यू दे रहे थे। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणादायक भी रहेगा, और अपने जो यूट्यूब पर काफी सब्सक्राइबर है उनके लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहेगा। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपकी किस प्रकार स्कूलिंग हुई है, या मतलब जो भी आपकी शिक्षा हुई है, और इससे पहले भी आपका सिलेक्शन हो चुका है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। इनिशियली मेरी 12th तक जो स्कूलिंग थी वो बीकानेर से हुई थी। मैं बीकानेर का रहने वाला था और वहीं से मैंने अपनी 12th की एजुकेशन पूरी की। हम्म। और साथ ही साथ मैंने आईआईटी जे का एग्जाम दिया था और आईआईटी दिल्ली से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उसके बाद में लास्ट ईयर में मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे शायद सिविल सर्विसेज और इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी एक एनजीओ में भी काम करके देखा था और थोड़ा बहुत एक्सपोजर अपने आसपास देखा था। तो एक जो चेंज ला सकते हैं या एक जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जो ये सर्विसेज, ये मुझे लगा कि काफ़ी डाइवर्स है और कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल सकती। तो उसके साथ साथ में जब तैयारी शुरू की थी तो 2016 में जैसे जब ग्रेजुएट हुआ था तो साथ साथ में पहला अटेम्प्ट भी दिया था। और फॉर्चुनेटली मैंने प्री क्लियर कर लिया था, बट मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। हम्म। उसके बाद भी लगातार मैंने, इस बार मेरा ये छठा अटेम्प्ट था। और 5 बार सिविल्स का मेंस और 3 बार फॉरेस्ट का भी मेंस लिखने का मौका मिला था। 2 बार इंटरव्यू में भी फेल हुआ था सिविल्स के भी, 2 बार फॉरेस्ट के भी इंटरव्यू में। और ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा फॉरेस्ट सर्विस का, तब जाके मुझे उसमें सफलता मिली थी। काफ़ी लंबी जर्नी थी। बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स, बहुत मोटिवेटिंग फ्रेंड्स मेरे साथ में रहे थे। उसका मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल था उनको मेरी सफलता के पीछे। हम्म। शायद वो नाम एक दिख रहा होगा सबको, बट उसके साथ में जो स्ट्रगल था वो शायद काफी सारे सैकड़ों लोगों का था, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे मोटिवेट किया, हर स्टेप पे सपोर्ट किया। और काफी सारी जो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ या उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स थी वो कभी मेरे को आने नहीं दी। हाँ हाँ।
तो इस बार आपका सिलेक्शन इससे पहले यूपीएससी में जो जियो साइंटिस्ट है उसमें भी हो चुका है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा होगा। हाँ, काफी मोटिवेटिंग फैक्टर था। इवन जब मैंने 2020 में मेरा एग्जाम दिया था, उसके साथ हाँ। साथ में मैंने सोचा था कि कुछ अदर एवेन्यूज मुझे ट्राई करनी चाहिए। हम्म। उसके बीच बीच में जब मैंने केमिस्ट्री ऑप्शन लिया था, और मैंने कुछ टाइम के लिए कुछ एनजीओज में भी और कुछ प्राइवेट बच्चों को दी थी, तो केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता गया था। हाँ हाँ तो साथ साथ मैंने केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री के लिए एनरोल भी किया था। हाँ। और तो साथ साथ में मैंने 2020 में केमिस्ट्री में नेट भी दिया था, तो उसमें जीआरएफ में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। उसके हम्म अलावा फिर मैंने आरबीआई का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट फाइनली क्लियर नहीं कर पाया था। तो भी हम्म काफी थोड़ा मेरे लिए उस टाइम पे काफी दुख भी हुआ था। तो साथ साथ में मैंने फिर जियो साइंटिस्ट का भी, यूपीएससी का कंबाइंड जियो साइंटिस्ट होता है, तो उसमें केमिस्ट पोस्ट के लिए एग्जाम था, उसको मैंने दिया था, और उसमें ऑल इंडिया रैंक 5th आई थी। और करंटली मैं जीएसआई में एज ए केमिस्ट अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। हम्म और काफी बीच बीच में जो स्ट्रगल्स थी, बीच बीच में काफी आती गई थी। आप बहुत प्यार, बहुत क्लोजली जाते हो, इंटरव्यू तक जाते हो। हम्म इवन 2018 में मैंने सिविल्स और फॉरेस्ट दोनों के इंटरव्यू तक गया था, बट फाइनल रिकमेंड नहीं हुआ था, बहुत क्लोजली मार्जिन से। तो काफी हम्म डिमोटिवेशन भी होता है और हम्म नेगेटिविटी भी आती थी, बट एट द एंड जो क्वेश्चन था जो मैंने हमेशा खुद से पूछा, वो ये था कि क्या मैंने अपना 100% दिया है। हाँ हाँ आंसर हमेशा ये आया था, यस। हाँ कुछ हाँ गलतियां हुई है, हाँ हुई है गलतियां, बट उस टाइम पे मेरे को गलती, जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मुझे पता नहीं था ये गलती है। हम्म सीखने को मिला, अगले अटेम्प्ट में वो कोशिश करनी है, दूर करनी है। हाँ तो हाँ हर बार कोशिश यही रही थी कि जो गलतियां उनसे सीखना है। हम्म और हमेशा मेरे आसपास जो लोग थे ना, वो जैसे मैंने बताया, काफी मोटिवेटिंग थे, काफी सपोर्टिंग थे। तो हम्म उनका हमेशा सपोर्ट था। और कभी भी जो जितनी निराशा शायद मुझे होती थी, उसके आसपास मुझसे आसपास वालों को ज्यादा होती थी। मुझे हम्म कई बार ऐसा भी लगता था कि शायद यार इनके लिए एक बार करना है। हम्म तो जैसे एक लाइन थी कि योर लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट टू द पीपल हु बिलीव इन यू। तो मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि यार ये इतना बिलीव करते हैं मुझ में, इनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस है, तो शायद एक थोड़ा सा और कोशिश करो। तो वही चीज़ हम्म थी जिसने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा था। हाँ हाँ। शैलेश जी, एक चीज आप में हमने हमेशा देखी है कि यार एग्जाम को लेकर जो आपका एनालिसिस होता है, विशेषकर प्री के एग्जाम को लेकर इतना माइक्रो एनालिसिस होता है आपके पास। आपका सीसेट में भी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा शैलेश जी के 180 तक मार्क्स आ चुके हैं। 130 से लेकर 180 तक की रेंज में इनके सीसेट में हमेशा स्कोर रहा है। तो सीसेट के बारे में भी हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि किस प्रकार जो न्यू एस्पिरेंट है, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि विशेषकर बहुत सारे एस्पिरेंट सीसेट में फेल हो रहे हैं, जीएस में अच्छा स्कोर जा रहा है। तो आपका ये एनालिसिस मतलब किस प्रकार का है, जिसको आप यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे प्री के विशेषकर जीएस को लेकर हो गया, सीसेट को लेकर हो गया, और मेंस को लेकर भी आप एनालिसिस बता सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे हाँ। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्जाम था, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक होते थे, कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो पहले 2020 में सिलेबस चेंज होने के बाद में उन्होंने पेपर चेंज किया था। जैसे हम्म कुछ पेपर पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में थे, हम्म वहां से हटा के उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शिफ्ट किए हम्म थे। हम्म तो 2019 तक उन कुछ टॉपिक्स से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ रहे थे। हम्म लेकिन 2020 का पेपर देखा तो मैंने देखा कि जब वो इन पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल पूछ रहे थे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने के बाद में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया 2020 का। तो हाँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज समझी, मैंने सोचा कि हाँ, पिछली बार भी नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछेंगे। हाँ। कारण क्या, जब एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपने लैब में कुछ काम किया होगा और लैब में कैलकुलेशन करी होगी, उससे आपका आंसर आया होगा। वहीं पे हम्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट जानना चाहते थे। तो जब हम्म मैंने ये चीज नोटिस करी और 2021 में भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं है ना उन टॉपिक से, तो मुझे ये चीज पता चला। तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, यूपीएससी जो पेपर बनाया है, हम्म सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया है उसने। और हम्म कहीं पे जो पेपर बना रहे हैं उनके पास में सिलेबस था, उसके बाद में पेपर बनाया है। हम्म अगर हमें लग रहा है कि यूपीएससी में कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो शायद हम उस चीज को ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, कैच नहीं कर पा रहे हैं। हम्म क्वेश्चंस बहुत प्रिसाइजली पूछे जा रहे हैं। कोई कारण है जिस कारण से सिलेबस को डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो हम्म वो चीज थी कि जो दिमाग में हमेशा से मेरे थे, और उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया कि सिलेबस के बाहर कहीं नहीं जाना है। हम्म उसके अलावा जितने भी मैंने एग्जाम दिए, तो मैंने ये चीज रियलाइज की और हमेशा इसको इम्प्लीमेंट किया। सिलेबस पे चलो, जितना सिलेबस में पूछा है उतना ही करो, और कोशिश ये करो कि एटलीस्ट सबका थोड़ा थोड़ा कर लो। कि वो हम्म एक होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। एक थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट जो एवरेज क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर देना अच्छे से, क्योंकि हाँ। कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं कर। हम्म तो ये चीज थी कि जो हमेशा मेरा, जब भी कभी कोई पेपर देखा तो उसका सिलेबस को बहुत अच्छे से रखना है, अपने को सिलेबस सामने होना चाहिए, और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, हिंदी में कहें तो कंठस्थ। हम्म तो वो था। अगर सीसेट की बात करें, तो जैसे एक चीज जो मैंने देखी है, मेरे कई सारे जो इवन आईआईटी के जो बैचमेट्स थे, इवन कुछ कुछ हम्म जो थे जो कैट में भी काफी परसेंटाइल स्कोर किया, तो उसके बावजूद भी
सीसेट में उनके कब नंबर आया या फिर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसका एक कारण था कि उन्होंने 2 घंटे को सीरियसली नहीं लिया। उसका कारण नहीं था कि उनको जीएस नहीं उनको मैथ्स नहीं आती थी या रीजनिंग नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। उनको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से आते थे। कई लोगों ने इवन मतलब 150 क्रॉस भी मल्टीपल टाइम्स किया था। बट हुआ क्या था कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब उनके कंटिन्यूस 150 प्लस आ रहे थे तो उन्हें लगा ये तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने 2 घंटे को सीरियस नहीं लिया। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स आज भी क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं, 80 ऐसे फिर छोड़ देते हैं। अगर 1 घंटे में 50 हो गए तो 1 घंटे 50 किया। मैं ये मेरा ये मानना है कि जब 2 घंटे है अपने को दिए, अगर पहले पेपर में बात करूं तो पेपर में हमेशा कई बार छूटता है, तो मुझे 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं देने को। जब 120 मिनट हुए तो 121 मिनट में अगर ऐसा कहूँ कि 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, मेरे को 121 मिनट मुझे नहीं मिल सकती। तो 1 मिनट की जब इतनी ज्यादा कीमत है तो अपन दूसरे पेपर के अंदर आधा 1 घंटा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं हर बार कोशिश ये रहती है कि 80 के 80 क्वेश्चन करूँ। 80 क्वेश्चन नहीं कर रहा तो हर बार 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि 2 घंटे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। तो जो 2 घंटे हमें मिले हैं उन 2 घंटे को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जिनकी मैथ्स अच्छी हो, जिनकी रीजनिंग अच्छी हो, वो भी फेल इस कारण से करते हैं क्योंकि 2 घंटे को सीरियस नहीं लेते। और दूसरी चीज है, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे जैसे मेरा हमेशा से बैकग्राउंड अच्छा रहा है, मैंने मैथ्स भी मेरे डिसेंट स्कोर रहा था, नेट का भी एग्जाम दिया था, उसमें 30 आउट ऑफ 30 थे रीजनिंग वाले सेक्शन में। और आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम दिया था तो उसमें भी मेरा मैथ्स और रीजनिंग जैसे ही प्री क्लियर हुआ था और उसका कारण से मैं इंटरव्यू तक गया था। तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं रही थी। बट कई सारे मैंने दोस्त देखे हैं, वो जब उनको चीज रियलाइज होती है कि उनकी सीसेट वीक है, वो होता है 15 या 20 दिन पहले। उस टाइम पे वो सिर्फ एंजाइटी क्रिएट करता है टॉपिक। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा वीक है सीसेट या फिर उसमें चीज है, तो आपको करेक्टिव मेजर्स 3 महीने पहले ले लेने चाहिए। अगर आप हर दिन 1 1 घंटा भी देंगे तो मुझे लगता है कि 90 घंटे होंगे और दैट इज मोर देन इनफ। और उतना ही देना है सीसेट को। अगर आप कंटिन्यूस देते रह रहे हैं, पेपर प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां आइडेंटिफाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे बड़ा है ईगो पे नहीं लेना है। जैसे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेरे टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं, मुझे पता होता है ये टॉपिक है, बट उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चंस। क्योंकि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। सबसे बड़ी जानने की बात ये है, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे उसके भी 2.5 मार्क्स मिलेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के भी 2.5 मार्क्स है। तो कभी ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे हार्ड क्वेश्चन करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर अटक गए तो बहुत कम आपके पास में टाइम पीछे बचेगा। तो कोशिश ये करो कि जो लो हैंगिंग फ्रूट से सबसे इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करें। अगर ये हार्ड क्वेश्चन को भी पहले कर लिया तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, 4 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सीसेट का जो मेरा मानना है, मेरे को बहुत लिमिटेड मैं यूजफुल हूँ क्योंकि मेरा पहले से बैकग्राउंड अच्छा था, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी मेरी, जो मेरे आसपास जो सीसेट लोग क्लियर नहीं कर पाए थे, उनमें कहीं ना कहीं वो इन सब कैटेगरीज में फॉल करते थे। तो अगर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आप किस कैटेगरी के हो, आपके फेल होने का क्या रीजन था, तो उस हिसाब से करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। ठीक है। अब तो मात्रा जी, आपको दोबारा से आपकी इस सफलता के लिए बधाइयाँ। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मात्रा जी, जैसे कि सर ने आपसे पूछा प्रीलिम्स के बारे में और मेंस के बारे में पूछा, मेरा जो पर्सन है कि आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही है उसमें आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे, आपने आईएफएस का भी दिया है, आईएफएस का और आईएएस का भी आपने दिया है, तो खुद को वापस प्रीलिम्स के लिए तैयार करना, वापस मेंस के लिए तैयार करना, वो आपने कैसे किया? उसके लिए आप अपने जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? एक चीज ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है कि जब हम कोई इमोशंस या कोई एक फीलिंग अपन अटैच कर लेते हैं किसी एग्जाम या किसी के पर्सन के साथ में बहुत ज्यादा। जैसे एग्जाम की बात करूं तो हम ये सोचते हैं चलिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं। जब एग्जाम क्लियर नहीं होता तो सबसे बड़ा दुख इस चीज का होता है कि वो प्लानिंग से अपनी धरी की धरी रह जाती है। जी। तो एक्सपेक्टेशन जितनी कम लेके चलेंगे उतना बेटर होगा। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। 2021 के इंटरव्यू में भी, मेरा सिविल्स का इंटरव्यू था, उससे पहले मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेंस में मेरे बहुत कम मार्क्स होंगे तो शायद मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, इंटरव्यू कम भी हुआ तब भी कोई फायदा नहीं होगा, अच्छी रैंक मिलेगी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लेके चल रहा था। लेकिन जब मेरा सिविल्स का इंटरव्यू, मेरा स्कोर बहुत खराब आया, क्योंकि उस समय मैडम ने भी 1 2 क्वेश्चंस पूछे थे। क्वेश्चंस पूछ के मैं पूछती आर यू श्योर, जब आर यू श्योर पूछे ऑल्दो मेरा आंसर सही होता बट मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। जी। और वो हर क्वेश्चन में यही होता, मैम सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस चेक करती है और हर बार कम होता गया। और मेरे मार्क्स थे 148 थे, जो जी। 54% है, और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ज्यादा बिलो एवरेज थे। जी। जब मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू शुरू हुआ था तो मैंने कहा कि ठीक है, अपने को जियो साइंटिस्ट की अभी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, कुछ दिनों में ही इंटरव्यू देंगे, यहाँ से खत्म, और ट्रेनिंग कुछ दिन में शुरू हो जाएगी और अपन ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म करना वो है या हमारी वहां बात जाना हुई है थी जी। होने के लिए हमारे पास। हाँ,
तो खोने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है। अगर होगा तब भी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, वहां जाके थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे, नहीं होगा तब भी जाना है, ट्रेनिंग जाना है। तैयारी हमें ट्रेनिंग की करनी है, उसको है कि कैसे खुश रहना है। अगले तो 4 महीने होंगे जीएसआई में अच्छे से जाने चाहिए। और मैं जी फॉरेस्ट से जब इंटरव्यू देने गया था तो उसमें मेरे 210 नंबर आए, जो 70% है, जो बहुत अच्छा वो स्कोर है। हाई, जी वन ऑफ क्योंकि वो मेरे हाईएस्ट। वन ऑफ द हाईएस्ट, और मेरी रैंक अच्छी लाने में काफी उसका योगदान था। तो जी जी मैंने अगर उसी टाइम में अगर अपने इमोशंस को मेरे पास में अटैच नहीं थे, मेरे को ऐसा था खोने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, अगर बन जाता हूँ तो अच्छी बात है, वहां से मैं लबासन चला जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद में आईजीएनए पे चले जाएंगे। नहीं जी भी होगा तो 4 महीने कंटिन्यू करेंगे, और अब जीएसआई में भी अपने काफी अच्छा जॉब, और ये इसमें काफी खुश रहूंगा मैं। तो मैंने ये जी चीज अब सोच के रखी, तो उसका ही रिजल्ट था। सिर्फ 1 महीने का गैप था, 17 मई को मेरा सिविल्स का था, 17 जून को मेरा फॉरेस्ट का था। जी तो जी जितनी अटैचमेंट मैंने कम से कम रखी उतनी ही ज्यादा होती है। जी एंड सेकंड जो चीज है, पहली चीज अटैचमेंट सबसे कम, और दूसरी चीज होती है कि एक्सेप्ट करो। सबसे जी बड़ा इश्यू ये होता है कि जब हम इंटरव्यू तक जा रखे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बन ही चुके हैं। जी और जी जब हम ये चीज देखते हैं कि वो सपना एक बार टूटा है, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, और आगे बढ़ने का। और एक इंटरनल मोटिवेशन ही काम में आता है। जैसे मैं, कुछ हॉबीज होगी तो आप उनको थोड़ा परस्यू करने की कोशिश करो, उनको पॉजिटिवली एंगेज करो। जैसे मेरे को राइटिंग्स का बहुत शौक था, तो कई बार मैं कुछ पॉइंट्स लिखता था और उन्हीं को मैं वापस पढ़ता था। तो जब मैं बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है, तो मैं उनको भी पढ़ लेता था। तो काफी कई बार वो भी मुझे मोटिवेट कर देती थी। तो दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि मात्रा जी की जो हॉबी है वो पोएम राइटिंग, और वो वैसे सुनाते भी रहते थे जब भी मोटिवेशन की जब हमें जरूरत होती थी। तो अभी भी मात्रा जी, अगर आप कुछ सुनाना चाहें एक पोएम, तो आप सुना सकते हैं कोई मोटिवेशनल। अगर मुझे 2 मिनट दी आप, जाए तो मैं एक बार अच्छे से आपको थे। जी 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 मात्रा जी, जरूर। तो जैसे आपने पूछा ही है, तो एक शायरी थी, वो काफी मेरे को भी मोटिवेट किया था उसने, और मैंने कई लोगों को और भी सुनाया तो उनको भी अच्छी लगी थी। जी तो पोइम कहाँ कहना चाहूंगा, एक कविता कहना चाहूंगा थोड़ा। तो वो हिसाब से थी कि जो जी मिला जी। उसका गुमान नहीं, जो मिला शायद उसका गुमान रास्ता नहीं। इतना भी, कि जो मिला उसका गुमान नहीं, शायद रास्ता इतना भी आसान नहीं। जी जी जो मिला उसका गुमान नहीं, शायद रास्ता इतना भी आसान नहीं। कि माना कि कश्ती छोटी है मेरी, कि माना कि कश्ती छोटी है मेरी, पर इतना भी बड़ा कोई तूफान नहीं, इतना भी बड़ा कोई तूफान नहीं। कि उछला गिरा संभला, उछला फिर गिरा। कि उछला गिरा संभला, उछला फिर गिरा। गलत मैं था, ढलान नहीं। कि गलत मैं था, ढलान नहीं। और बेफिक्र रहो, बड़ी मजबूत नींव है मेरी। कि बेफिक्र रहो, बड़ी मजबूत नींव है मेरी। गिरी दीवार है, मकान नहीं। कि गिरी दीवार है, मकान नहीं। और ये जो उठ रहे हैं सवाल यहाँ, ये जो उठ रहे हैं सवाल यहाँ, कलम तेज है मेरी, जबान नहीं। कि कलम तेज है मेरी, जबान नहीं। और इसकी कुछ आखिरी लाइंस थी, वो इस हिसाब से थी कि मेरे हांफने को मेरा हारना मत समझना। कि मेरे हांफने को मेरा हारना मत समझना। हौसला मजबूत है मेरा, थकान नहीं। कि हौसला मजबूत है मेरा, थकान नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मात्रा जी, आपने हमारी इस छोटी सी सिफा जो एक फरमाइश थी उसको पूरी किया। देखो दोस्तों, हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो हमारी हॉबी है वो कैसे हमें इंटरनल मोटिवेशन के रूप में हेल्प कर सकती है। ये तो एक पार्ट था, और मात्रा जी जब आगे और मौका मिलेगा तो हम मात्रा जी से ऐसी एक और मोटिवेशनल चीजें हम सुनेंगे। एक मात्रा जी, जो नया पर्सन हमारा है, कि आपने प्रीलिम्स में 6 बार में से 5 बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, और बहुत अच्छे जो कट ऑफ मार्क्स हैं उनसे आपके बहुत अच्छे ऊपर मार्क्स आते हैं। तो ये कंटिन्यूटी जो आपने बनाई रखी है, उसका आपका जो माइक्रो ऑब्जर्वेशन है यूपीएससी के पेपर्स का, वो आप एक बार हमारे जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि इन्हें भी यूपीएससी में जो अनसर्टेनिटी है उससे बाहर निकलने का इनको मौका मिले। तो आपका क्या इस बच्चों को आप बताना चाहेंगे कि इनकी प्रीलिम्स में है ना जो सक्सेस है वो ज्यादा सुनिश्चित हो सके। देखिए, एक चीज तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरा मानना है, सबसे बड़ी चीज तो है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट को सबसे सही रखने की जरूरत है। एक जी छोटा सा एग्जांपल दूंगा, 2018, 19 और 21 में मैंने फॉरेस्ट का प्रीलिम्स क्लियर किया था, 20 में नहीं जी कर पाया था। उसका कारण ये था कि कुछ 5-7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मुझे पता ही है, उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन थे, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं कि कितने क्वेश्चन थे वो मेरे, मैं ओएमआर में वो बबल भर नहीं पाया था। जी तो अगर सबसे बड़ी गलती ये मेरे ख्याल से अगर होती है किसी और के साथ में भी, तो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि आपको आंसर आते हैं और आप ढंग से भर नहीं पाए। तो कोशिश जी रखो 2 या 3 मिनट आपका पहले ही पेपर है। जैसे जी इस बार मात्रा 2021 में मुझे बहुत डर था कि 2020 में भी
ये सेम गलती कर चुके हैं, तो शायद इस बार भी हो सकती है। तो मैं बहुत पहले से टाइम उस हिसाब से लेके चल रहा था। तो पूरा पेपर मेरा अराउंड 1 घंटा 50 मिनट में खत्म हो चुका था मेरे पास। मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उस समय। तो एक ही बबल बचा था छोड़ने के लिए, और मेरे पास में अराउंड 7 से 8 मिनट बचे हुए थे। और मैंने ये सोच लिया था कि 99 से ज़्यादा अपने को अटेम्प्ट करने ही नहीं है। अगर वो भी अटेम्प्ट करता था तो शायद जो मेरा फर्स्ट गेस था वो सही था, बट मैंने मन बना के गया था। तो मेरे पास में 7 से 8 मिनट एक्स्ट्रा बचे। तो उसका एक कारण ये था कि मैंने पहले मिनट से ही, या फिर जब मैं बार बार रीडिंग ले रहा था, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा। ये तो बात है पेपर के अंदर। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है पेपर के अंदर ध्यान में रखनी, वो ये है कि हम अपना स्कोर 0 से शुरू कर रहे हैं। कभी भी एक प्री डिसाइड अपना स्कोर लेके मत चलिए कि इस कट ऑफ इतनी चाहिए, मेरे को इतनी नंबर आनी चाहिए। क्योंकि जी जब भी आप ये लेके चलेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बैरियर लेके चलेंगे, आप एक्सपेक्टेशंस, आप एक इमोशंस एग्जाम में कैरी करके लेके चल रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितना भी इमोशंस, जितनी एक्सपेक्टेशंस कैरी करके लेके चलेंगे, आपके पेपर खराब होगा। देखिए, अगर 1 घंटे में मेरे से 10 क्वेश्चन हुए ना, मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास में अगला 1 घंटा है ना, अगर मुझे रोना ही हो इस एग्जाम के लिए ना, तो मेरे पास में 1 साल पूरा होगा। जी जी अगर 1 साल और 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो पीछे बचा हुआ 1 घंटा है ना, उसमें तो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपने 1 घंटा है। इन केस जी अगर मैंने अच्छे से दिया, तो शायद वो मेरे को दुख मनाने की या उस चीज के लिए मेरे को विलाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो कई बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पहले से जजमेंट बना लेते हैं कि पेपर हार्ड है, या फिर मेरा खराब हो रहा है, या जी ऐसा कोई। ये ऐसा जजमेंट 1 घंटा और 59 मिनट में भी नहीं आना चाहिए। जब तक जी आप 2 घंटे आखिरी है, जब OMR अपना भर नहीं लेते हो, तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। और आपको ये है कि अपना स्कोर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अनलेस आप कुछ एकदम आप वो मार्किंग सबसे शुरू कर देंगे, आप ब्लाइंड मार्किंग शुरू कर देते हो। जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आप अपनी नॉलेज और अपने गेस वर्क को यूज करके एग्जाम में कर रहे हो, आप स्कोर बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। और दूसरी चीज है जो एग्जाम में जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट होगी, वो ये है, जी मुझे लगता है, पेपर जब भी जिसने भी बनाया होगा वो एक इंसान ही है। जब तक एक इंसान बना रहा है, तो हम उसका माइंडसेट रीड करने की कोशिश कर सकते हैं। जी और जब तक जैसे एक बहुत जो ट्रिक्स है या इंटेलिजेंट गेस है, इसको मैं एक मोर ऑफ ए मतलब एक अटेम्प्ट कहूंगा कि एक जो एग्जामिनर है उसके माइंडसेट को रीड करने का। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे कई बार पहले साइंस सेंटर के क्वेश्चन आते थे, उसके ऑल ऑफ दीज आंसर था। उसका कारण क्या था, उस टाइम पे कि इसके आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेरे से कोई पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे होगा, हो सकता है कि क्रिकेट में यूज कर सकते हैं, फुटबॉल में यूज कर सकते हैं, और लेट अस सपोज कि कुकिंग में यूज कर सकते हैं। जी अब 3 एग्जांपल ये दे दिए, तो इसका एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीनों तीनों आंसर सही है, या इनमें से कोई एक आंसर गलत है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि जिस किसी ने आर्टिकल पढ़ा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज आजकल क्रिकेट में कर रहे हैं, फुटबॉल में भी कर रहे हैं, कुकिंग में भी कर रहे हैं, तो उसने तीनों भी तीनों तो ये तो चीज मैंने बताई कि जो एग्जाम के टाइम पे करनी होती है। अब बिफोर द एग्जाम जो अपनी को स्ट्रेटेजी अपनानी थी, या जो मैंने अपनाई ना, वो हर बार ये कि एक तो प्रैक्टिस करो, और सेकेंडली कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बना सकता है, उस चीज को गेस करने की कोशिश करो। रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, इस स्ट्रेटेजी पे मैंने काम किया था हमेशा ही। तो मुझे वो भी चीज लगती है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है, कोई भी जो पेपर बना रहा है वो एक इंसान ही बना रहा है, एक माइंडसेट से बना रहा है। उस चीज का आइडिया कैसे लगेगा हमें, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, उन चीजों में एनालाइज करेंगे, गलत कैसे हुई। एक बेर मिनिमम नॉलेज जरूरी है, उसके लिए रिवाइज मैं कहूँगा। और एक छोटा सा एक पेरेटो लॉ होता है, या पेरेटोस प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि 20% जो सिलेबस, अगर पढ़ाई के अंदर बात करें, तो 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जी तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप 20% सिलेबस को 5 बार रिवाइज करके 80% क्वेश्चन में 80% एफिशिएंसी से सही करो, या फिर आप 100% सिलेबस को एक बार पढ़ो और 100 के 100 क्वेश्चन को 50% एफिशिएंसी के साथ में सॉल्व करो। जी तो मेरा यही मानना था, अगर मैं 80% क्वेश्चन को 5 बार रिवाइज करके 80% एफिशिएंसी से कर पाता हूँ, तो ज्यादा बेटर है, रादर देन कि 100% क्वेश्चन को कर लूं। तो मैं बार बार रिवाइज के लिए ही फोकस रखता था। ओवर द अटेम्प्ट्स भी मैंने ये कोशिश करी कि मेरे मल्टीपल रिवीजन हो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो। तो रिवाइज करने सबसे पहला जो स्टेप था रिवाइज। सेकंड, पेपर प्रैक्टिस। पेपर प्रैक्टिस से मुझे ये चीज पता चलती थी कि जो मैंने रिवाइज करी है चीज, वो मैं पेपर में इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। कि जब मैं रिवाइज करता हूँ, उस समय जब प्रैक्टिस की, तो मुझे जो मेरी क्वेश्चंस जो गलत किए हैं, वो 2 एरियाज में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग वर्ड एरियाज है, जिनको मैं ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा अपना नॉलेज। दूसरा मेरे वीक एरियाज है। तो जब अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा, तो मैं पहली चीज तो कोशिश करूंगा जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको किन कारण से मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंडली जो वीक एरियाज है उसमें ज्यादा एफर्ट्स मारूंगा, और कोशिश करूंगा एटलीस्ट वो स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं भी हो पाए तो एक एवरेज आउट तो कर सकूं। जी तो शायद मैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको मैं थोड़ा कम समय दूंगा, और जो वीक एरियाज होंगे ना, उन पर ज्यादा समय दूंगा। जितनी चीज
वरना हमेशा ये होता है कि हम स्ट्रॉन्ग टॉपिक से शुरू करते हैं, जो वीक एरियाज होते हैं उनसे हम घबराहट के कारण उन टॉपिक्स को टच नहीं करते, जो जी गलत स्ट्रेटेजी है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उन एरियाज का आइडेंटिफाई होगा, हाईलाइट होगा, और उनको कोशिश करनी चाहिए जो अगली बार जब रिवाइज करें तो उन्हें मल्टीपल रिवीजन दें, उन्हें ज्यादा रिवाइज करें और एटलीस्ट एक एवरेज करने की कोशिश करें, इफ नॉट द जी स्ट्रॉन्ग। जी और दूसरा मेरा मानना है जब प्रैक्टिस करनी होती है तो बार बार रिवाइज उसमें भी जरूरत है। जैसे मुझे लगता है 40 से 50 पेपर्स एक ऑप्टिमम रेशियो है। अगर मैं 40 से ज्यादा पेपर करूंगा तो मैं पेपर्स को रिवाइज नहीं कर सकता, और जी 40 से कम करूंगा तो एक एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी पेपर्स की। जी तो जैसे मैं पहली बार जब पेपर करूंगा तो मैं ये देख लेता था कि ठीक है कितने सही है कितने गलत। अगली बार मैं फिर से एक बार कोशिश करता था पेपर, जब मैं रिवाइज करता था उस टॉपिक को वापस, तो मैं ये देखता था पिछली बार जब पेपर में गलती थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता था। एक जी तो पहली बार भी सही थे और इस बार भी सही थे, तो मुझे उनको तीसरी बार रिवीजन की जरूरत नहीं होती। दूसरे क्वेश्चन होते जो पहली बार सही थे लेकिन किसी इंटेलिजेंट गेस या फिर मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने पहली बारी में क्यों सही कर लिए थे, तो इन जी टॉपिक्स को भी मैं एक बार स्टार मार्क कर लेता था। थर्ड क्वेश्चन होते थे जो पिछली बार गलत होते थे, मुझे ये नहीं समझ में आता था यार इतना आसान क्वेश्चन है मैंने कैसे गलत कर दिया, इसको भी मैं एक अलग स्टार मार्क कर लेता था। और चौथे होते थे जो पहली बार भी गलत है और दूसरी बार भी गलत है। जो मैं जी सेकंड रिवीजन लेता था तो मैं पहले टॉपिक्स, तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाता था जो पहली कैटेगरी के क्वेश्चन है उनको मुझे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी तो जब मैं थर्ड रिवीजन लूंगा ना, मैं थर्ड फोर्थ सॉरी सेकंड थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। अगर जी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस है जो पहली बार मेरे सही थे या फिर पहली बार गलत थे और दूसरी बार सही थे, अगर तीसरी बार फिर से सही करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता था कि मैं कोई सही मिस्टेक कर रहा था या इंटरप्रिटेशन में इश्यूज थे, इन क्वेश्चंस को छोड़ दो। और अगर फोर्थ क्वेश्चन वाली भी चीज थी जो मेरी मान लेते हैं थर्ड रीडिंग में भी जो फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकंड टाइम पे भी गलत है, अगर थर्ड में भी गलत हो रहा है तो मैं ही समझ जाऊंगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इसको मेरे को मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है, या फिर ये फैक्ट है, इस फैक्ट को मैं कहीं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं इस फैक्ट को बार बार गलत कर रहा हूँ। जी तो इस हिसाब से हर पेपर की मैं 3 या 4 रीडिंग कर लेता था। जब एक पेपर भी लिखा है उसको 3 या 4 बार पढ़ता था तो मुझे एक तो ये चीज पता चल जाती थी कि मैं पहली कितनी सिली मिस्टेक्स की, दूसरे पढ़ने के बावजूद भी मैं कितनी सिली मिस्टेक्स कर रहा था। और तीसरी चीज मुझे ये भी पता चल जाती थी कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनकी मेरे को अभी भी अवेयरनेस नहीं है या फिर अभी भी मेरा वीक होल्ड एरियाज है। तो एक कैटेगराइज हो जाती थी, जी जिसे आप कहते हैं कि जो मुझे एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती थी पेपर के, ये टॉपिक्स मेरे वीक है ये स्ट्रांग है, जी या इस टॉपिक में भी इतना स्ट्रांग है इतना वीक है। जी तो वो मेरे को लगता है कि जितना आप पेपर को साइंटिफिक करने की कोशिश करेंगे, जितना आप ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे उसमें हेल्प होगी। तो उसके लिए यही चीज है, सबसे पहले प्रैक्टिस, सॉरी सबसे पहले रिवाइज, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के टाइम पे एनालाइज भी करो क्या गलती है, फिर वापस से रिवाइज करो, वापस से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ एनालाइज भी करते रहो। और प्रैक्टिस की भी बार बार रिवीजन होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 40 से 50 पेपर होंगे, मैं इनको 4 से 5 बार रिवाइज करूंगा ना तो एक्चुअली वो 150 से 200 पेपर हो चुके हैं जो मैंने कर लिए हैं। और जब मैं दूसरी बार रिवाइज करूंगा तो मुझे ये भी गलतियां भी आइडेंटिफाई होगी, मुझे पता चलता रहेगा मैं किस टाइप की गलतियां भी कर रहा हूँ। तो शायद जो बेनिफिट होगा ना मेरे को 400-500 पेपर्स का जो बेनिफिट होता है वो मुझे 40 पेपर का भी हो पा रहा है अगर मैं उनको 4-5 बार रिवाइज कर पा रहा हूँ तो। जी पर एक बात मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट होने लग जाते हैं लग कोचिंग के। जी तो जो एक जैसे मेरा हमेशा से टारगेट ये रहा था कि मैं विजन की टेस्ट सीरीज करता था और इनसाइट्स के फुल लेंथ टेस्ट करता था। जी तो अराउंड 40-42 पेपर होते थे और उसके बाद में उसके अलावा मुझे मानना है कि 2013 के बाद के मैं यूपीएससी के पेपर अलग जो से करता था। PYQ जी लास्ट के एक वीक में मैं यूपीएससी के पेपर करता था हर दिन एक। जैसे जी मान लेते हैं मेरा 10 को पेपर था तो मैंने 2 और 8 और 9 और 10 को मैं थोड़ा फ्री रखूंगा उन दोनों दिन के लिए। जी कि मेरा मानना है 40 और 50 पेपर से अगर 4-5 बार मैंने रिवीजन किया है तो वो 400 से 500 पेपर की मुझे कॉन्फिडेंस दे देता था। और जी मोरोवर 40-50 पेपर के बाद में मुझे लगता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते थे, जी तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। आप उनको 4-5 बार रिवाइज कीजिए, आपको जी गलतियां पता चलेगी और आप उनको आइडेंटिफाई करके वर्क कर सकते हो उस चीज पे। जी जी तो मात्रा जी का जो मूल मंत्र है वो यही है कि बार बार जो भी आपने पढ़ा उसका उसको रिवीजन करो और अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जो वीक पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई हमें कर लेना चाहिए। यही मात्रा जी का मूल मंत्र इनको बार बार प्रीलिम्स पास करवाने में हेल्पफुल रहा है। दोस्तों आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मात्रा जी अभी अपनी ट्रेनिंग सेंटर से ही हैं तो वहाँ शायद नेटवर्क मौसम की वजह से सही प्रकार से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो थोड़ा हम एक खराब है। हाँ तो हम एक ऐसा मात्रा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अलग सेशन हम जैसे सी सेट का और प्रीलिम्स का मेंस का और इंटरव्यू का एक अलग सेशन हम आगे जब भी मात्रा जी को समय होगा हम कर लेंगे। तो मात्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े और आपने अपना अनुभव हमसे शेयर किया। और बस लास्ट में आप एक और
फिर मोटिवेशनल कुछ शब्दों के साथ कंक्लूड करें तो हमें अच्छा लगेगा। जी जरूर। तो मेरे नेटवर्क के थोड़ा इश्यूज भी रहते थे, इसी कारण से मैं कोशिश ही रखता था कि लोगों से इंटरेक्शन हो। तो टेलीग्राम के थ्रू भी अगर चाहें तो IFS सलीश मात्रा नाम से मेरा जी IFS सलीश मात्रा नाम यूजर नेम के साथ में मेरा जी जी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जी ज्वाइन कर सकते हैं। और जी मैं लिंक भी अभी दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जी होगा। महाराज जी। और खत्म भी करूंगा तो एक शायद एक छोटी सी मेरी एक राइटअप थी, उसको भी कई बार मैं पढ़ता था जब भी मैं थोड़ा उदास होता था। जी तो चाहे तो उससे खत्म करना चाहूंगा कि आस लगाए बैठा हूँ, कि आस लगाए बैठा हूँ, कोयले को हीरा बनाने के लिए घिसने बैठा हूँ। कि आस लगाए बैठा हूँ, कोयले को हीरा बनाने के लिए घिसने बैठा हूँ। कि कैसे रुक जाऊं यूं हार कर, कि कैसे रुक जाऊं यूं हार कर भी तो बेकार बैठा हूँ। यूं हार कर भी तो बेकार बैठा हूँ। कि ना जौहरी हूँ ना हीरे की पहचान है, ना जौहरी हूँ ना हीरे की पहचान है। तो चलो कोयला ही घिस लो जब तक ये जान है, तो चलो कोयला ही घिस लो ये जब तक ये जान है। जी कोयले को हीरा बनाने की आस लगाए बैठा हूँ, आस लगाए बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माचरा जी। और जी आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी तो मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और नेटवर्क की हालत खराब थी, जी आपने इस समय बहुत धैर्य बनाए रखा। और आप वापस राजस्थान आते हो तो फिर हम मिलके फिर अच्छे वीडियो बनाते हैं। और जी काफी, जरूर है, कोशिश मेरी क्योंकि रहेगी। हाँ, क्योंकि आपका अनुभव बहुत अच्छा है। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि माता जी का टेलीग्राम चैनल है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, और मैं टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर दूंगा। वैसे टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो और इनसे जुड़ सकते हो। क्योंकि मैं इनकी स्ट्रेटेजिकल भी देख रहा था, इनके टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट पर इन्होंने अच्छा काम किया है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ठीक है।